सभी का आज बाबा की खरी खोटी में। मैं विनीत श्रीवास्तव, नमस्कार सर। तो हमारे साथ है अघोरी बाबा रामदास और चैनल जो है बाबा की खरी खोटी। हम सब उनमें बाबा को लगातार देखते हैं, पर आज बाबा जी से कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले पूछता हूं, कैसे हैं आप बाबा जी? बहुत बढ़िया जी, मजा आ रहा है। मैं ये वीडियो जो है मनाली में बैठ के बना रहा हूँ विनीत भाई। मैं इन दिनों पिछले 15-20 दिनों से मनाली में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। आज मैंने आपकी एक पोस्ट देखी यूट्यूब के ऊपर और उस पर आप चर्चा कर फेसबुक के ऊपर देखी, मैं माफी चाहूंगा। और उसमें आप चर्चा कर रहे थे घुमक्कड़ी ग्रुपों की या और भी चीजें जो जिंदगी से जुड़ी हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक घुमक्कर होने के नाते कुछ सवाल पूछने का अधिकार मुझे भी है आपसे। जिंदगी में मुझे लगता है आपने काफी घूमा और मैंने भी काफी घूमा, तो कुछ छोटी छोटी घटनाएं मेरे साथ हुई, वैसी कुछ घटनाएं मैं सुनना चाहूंगा। जो सबसे पहला सवाल है कि आमतौर पे भारत में पर्यटन, घुमक्कड़ी बहुत ही अलग चीज है। लोग इस डिफरेंस को भी नहीं जान पाते हैं कि पर्यटन क्या है और घुमक्कड़ी क्या है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें भेद करके मुझे बताएं। देखिए, पर्यटन तो इसको हम लोग कहते हैं टच एंड गो। जो पर्यटक होता है ना, वो आता है, एक पहले से पैकेज बुक कर लेता है, उसका हर चीज उसका पहले से रिजर्वेशन है, आया, होटल बुक है, स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे गाड़ी लेने आ गई, आके वहां पर वही आलू का पराठा खाया, उसके गाइड ने उसको 4 जगह घुमा दिया, बिल्कुल। फिर दोपहर में आके लंच भी जो होटल में किया, हो गई, चलो। इसको कहते हैं पर्यटन। और आपने 4 फोटो खींच लिया, बता दिया कि हम भी गए थे फलानी जगह घूमने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है था पर्यटन। घुमक्कड़ी जो है ना सर, ये जो वर्ड है, शायद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है ना, ये मुझे लगता है कि जब से मानव सभ्यता है, बिल्कुल, ये घुमक्कड़ी जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो तब से है। और मनुष्य जो है घुमंतु प्राणी था, घूमते 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 जहां उसका मन रम गया वहां रहा, कुछ दिन बाद फिर चल पड़ा। संस्कृत में कहते हैं चरे वैती चरे वैती, चलते रहो जाते रहो जी। एक किस्सा याद आ रहा है पिछले साल का। जिंदगी में थोड़ा उस वक्त बुरा दौर चल रहा था और एक रात यूं ही बैठा हुआ था, काफी देर तक जगा हुआ था अपने एक छोटे भाई समान मित्र के साथ। कुछ थोड़ी बहुत पार्टी चल रही थी। जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि वाइफ जो है अभी भी जाग रही है। तो मैंने कहा चल चलते हैं घूमने। और जिन कपड़ों में थे दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्हीं कपड़ों में बाइक निकाल करके चले गए। उस समय मैं फरीदाबाद रहता था। प्रोग्राम हुआ कि मथुरा जाए और मथुरा में गए तो इतनी भीड़ थी कि वहां से गए कि चल आगे चलते हैं। घूमते घूमते आगरा पहुंच गए बाइक से ही। तो थोड़ी शादी मेरी नई नई है, मतलब 1-1.5 साल ही हुआ था उस समय तक। तो आपने भी एक लंबा दाम्पत्य जीवन बिताया है। भारत में घुमक्कड़ी में दंपतियों का क्या योगदान है? क्योंकि ज्यादातर हस्बैंड वाइफ कभी मैं घूमते नहीं देखता उनको। एक बुढ़ापे में पर्यटक के तौर पे तीर्थ जब भले चले जाए या हनीमून बनाने चले जाए, लेकिन जो एक बस निकल पड़ो वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। देखिए, हमारे जमाने का जो युवा होता था ना सर, जब मेरी शादी हुई है, तो अगर, क्योंकि हमारे परिवार में आज तक किसी ने दहेज नहीं लिया, तो बिल्कुल, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, हमने दहेज तो लेना नहीं था। और सर, उस वक्त भी हमारे पास कोई 2 व्हीलर नाम की चीज नहीं थी, मुझे याद है। 2 व्हीलर वॉज अ लग्जरी। या ऑब्वियसली। और हमारे गांव में 2 व्हीलर उसी के पास होता था जिसको शादी में दहेज में मिलता था। हमने दहेज में एक रुमाल तक नहीं लिया, तो हमारे पास तो साइकिल थी सब। अच्छा, और
हमारे जमाने में लाइफ से बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। मुझे ये याद है सर, मैं शादी के चंद महीनों बाद दिल्ली में मैं जॉब करता था, और दिल्ली से छोड़ के जिला गाजीपुर महापुर चला गया था। मेरी पत्नी पंजाब की रहने वाली, उनको तो पता ही नहीं था कि इस धरती पे गाजीपुर जैसी भी कोई धरती है, या इतना बैकवर्ड भी, जहां 6 घंटा बिजली औसतन आती थी, वो भी हफ्ता हफ्ता नहीं आती थी, वह 6 घंटा भी एक एक हफ्ता। मुझे याद है मेरी पत्नी को गाजीपुर में रहते हुए 15 साल बीत चुका था, एंड पंखा वॉज अ लग्जरी। वो पंखा दौर, वॉज अ लग्जरी। क्यों? बिजली नहीं आती थी, लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। मैंने वो दौर बनारस में झेला है। एक सप्ताह सवेरे बिजली आती थी 12 घंटे, और फिर उसके बाद शाम को एक सप्ताह बिजली आती थी, तो वो दौर मैंने भी झेला। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये 2006-7 की बात है। तो स्थितियां तो बिल्कुल खराब थी। यस, नहीं 2006-7 खैर, नहीं था, ना ना ना, 2017 तक जिला गाजीपुर का यही हाल था। वो तो 17 बिल्कुल में जब बिल्कुल, मैं योगी इसे, जी आए हैं। आपका पड़ोसी जिला है चंदौली, मुगल सराय स्टेशन के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। सो हालांकि डायरेक्टली चंदौली शायद गाजीपुर का पड़ोसी नहीं हो, मैं थोड़ा मैप भूल रहा हूं, लेकिन आसपास का ही जिला है। वहां था मैं किसी काम से, और मुझे अचानक से फोटो स्टेट की जरूरत पड़ी, और उस पूरे एरिया में कहीं लाइट नहीं थी, और किसी के पास जनरेटर नहीं था कि वो फोटो स्टेट करके दे सके। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ये दौर था, बिहार में भी हमने अपने बचपन में ये दौर देखा है। वापस अपने मूल मुद्दे पे आते हैं जी, तो मैं मैं अपनी हालांकि बात मेरी भी, कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी बात जी, कंप्लीट कर दूं। अच्छा तो अच्छा, सर, लाइफ से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी ना। तो बिल्कुल। हम लोगों का लग्जरियस ट्रेवल का कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं था। और तब तक तो रिजर्वेशन भी दुर्लभ था ट्रेनों में, आपको पता है, ये तो ऐप्स वगैरह तो अब आए हैं। तो हमारा तो सब घुमक्कड़ी जीवन भर यही हुई कि बैग कंधे पे लादा, बनारस पहुंच गए, और जो पहली गाड़ी दिख गई हाँ। उसमें लटक गए, लटक गए। क्योंकि शुरू से एकदम जिंदगी भर जो है एड़िया रगड़ी थी, तो ट्रेवल करना आता था। सर, एक इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा अपने यहाँ की स्थिति। मैं तो शहरों में पला बढ़ा हमेशा। मैं अपने गांव गया गर्मियों की छुट्टी में, और वहां लाइट नहीं थी, तो मैंने पूछा कि कब से लाइट नहीं है, तो खैर उन लोगों ने कुछ बातचीत की। किस्मत से 1-2 महीने के बाद फिर जाना पड़ा, तो पता चला फिर लाइट नहीं है। मैंने पूछा कब से लाइट नहीं है, तो कहे जब आप लास्ट टाइम आए थे तो उस दिन ट्रांसफार्मर उड़ गया था। और करीब 2-2.5 महीने का ये, मतलब दिस इज आफ्टर 2000, मतलब 2003 या 4 की मैं बात कर रहा हूंगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद ठंड के दिन थे 2004 के। मुझे सब कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट से याद रहता है, तो वो याद है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टूर्नामेंट चल रहा था 2004 वाला। 2 महीने से लाइट नहीं है गांव में, क्योंकि ट्रांसफार्मर उड़ गया। उसके बाद भी 1-8 महीने के बाद बिजली विभाग ने बाकायदा गांव में चंदा करवाया, या गांव वालों ने खुद से चंदा किया होगा, और उसके बाद उतना चंदा करके पैसा दिया गया तो ट्रांसफार्मर आता था। तो खैर वो सही में लाइफ से कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं थी। हम लोगों के पास शायद एक स्कूटर था, वही पिताजी के टाइम वाला, दहेज वाला, या चाचा के पास राजदूत था। बस वही जिंदगी थी कि वाह, राजदूत वाले। और कुछ लोगों के पास कार थी, थोड़े से पॉश मोहल्ले में रहता था, तो वो उनको बाकायदा उस पर्टिकुलर मॉडल के नाम से जानते थे लोग, कि पद्मिनी वाले अंकल, 800 वाले अंकल। मैं बहुत ही ज्यादा भटक रहा हूं, लेकिन वो दौर बहुत ही अजीब सा दौर था। अच्छा, अब जैसे मैंने दाम्पत्य जीवन पे बोला, हालांकि मुझे मुझे जो घूमना पड़ा वो ज्यादातर, मैंने सेल्स में नौकरी की, उस चक्कर में मैं घूमता रहा। लेकिन बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए। एक छोटा सा अनुभव था कि जयपुर से नसीराबाद करके एक जगह है 100-150 किलोमीटर के आसपास दूर, वहां आर्मी कैंट। नसीराबाद के कचौड़े फेमस है, इतने बड़े बड़े थाली जी जितने बड़े कचौड़ी बनती है, उसको कचौड़ा बोलते हैं। नसीराबाद जी, में भी गया हूँ, अभी भी गया था। वहां आर्मी का कैंट है, वहां मैं एक मशीन लगाने गया।
दिन में तो मैंने मशीन लगा दी। वहां पर एक मेजर साहब थे, वो मेरे से बड़ा खुश हुए। उन्होंने मतलब खुश होकर के मुझे बोतल वगैरह भी भेंट कर दी कि बेटा जाओ एंजॉय करो। आई वॉज जस्ट 20-25 बाय देन। तो मैं भी बड़ा खुश। आधे रास्ते में लौटा हुआ था तो सरकार साहब जो मेजर थे उनका कॉल आया कि आपको अभी के अभी वापस आना पड़ेगा। सो इस मशीन में खराबी है, कुछ दिक्कत थी, जो मतलब टेक्निकल दिक्कत नहीं थी, बट कुछ प्रिंटिंग में दिक्कत थी। सो मैं कहा ठीक है, अब मालिक बोल रहे हैं। किसी तरह से मैं वहां पहुंचा शाम तक। इस बीच में मेरी जो मूल कंपनी है उसने भी चेन्नई से उनसे डील किया। शाम को 6 बजे के आसपास मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा ना कि आपकी कंपनी से बात हो गई, सो आप जा सकते हो, और अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो आर्मी में रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। मैं वही खाने लग गया, तब बस जा रही थी जयपुर की। मैंने कहा पहले कुछ खा लेता हूं, बहुत दोपहर से नहीं खाया था। उसके खाने के बाद रात को कोई बस नहीं आया। 8:30 पौने 9 में मैंने देखा कि लोगों ने अपने शटर डाउन करना चालू कर दिया। ठीक है, पूछा तो पता चला अब और कोई बस नहीं आएगी आज रात को। स्थितियां बेहद खराब। फिर वहां पे एक मंदिर था, वहीं बिछा करके सो गया। मोबाइल चार्ज था, पावर बैंक था मेरे पास। अचानक पौने 10-11 बजे अचानक लगा कि जैसे मेरे पैरों पे कुछ चल रहा है। जब मैंने पैर झाड़े तो देखा कि सांप था। अच्छा, सांप के साथ एक दिक्कत क्या है कि सांप जब तक मरता नहीं है ना, तब तक हर सांप कोबरा ही होता है, और मरने के बाद हर सांप दुर्वा हो जाता है। तो खैर किसी तरह से फिर मैं बहुत जोर से चीखा चिल्लाया। वो आर्मी कैंप वालों ने भी मेरा शाम को फोन नहीं उठाया था, या शायद उनका नंबर नहीं लगा था। पता नहीं कहां से एक ब्राह्मण देवता है, उस मंदिर के पुजारी थे वो। अच्छा, मुस्लिम एरिया है नसीराबाद। वो आए, फिर अपने घर लेकर के गए। अपने घर पर उन्होंने इतनी बड़ी मुझे मक्के वगैरह की पता नहीं किस चीज की रोटी थी, और वो रोटी, वो आदमी गरीब था। मुझे तब समझ में आया कि वो इतना घी खा रहा था तो गरीबी में जिएगा क्यों नहीं। वो उसने लगभग घी में डिप करके गुड़ के साथ मुझे रोटी दी। ठीक है, तो ये एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था कि आप अचानक से जंगल में छूट गए हो। ऑलमोस्ट जंगल है वो जगह, और सांप आ जाता है, लोग आपको मिलते हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव कि जिसमें लगा कि डर भी लगा कि नहीं, लगे कि यहां से कैसे निकलेंगे। तो मैं ना आपको एक बड़ा मजेदार अनुभव बताता हूं। जी जी। अब मेरी घुमक्कड़ी का, तो चूंकि हम खिलाड़ी थे तो हमारे साथ के जितने भी खिलाड़ी थे वो रेलवे में थे, तो और वो सब टीटी थे। तो रेलवे के टीटी मित्रों ने हमको रेल में चलना सिखा दिया था कि अगर आप रेलवे के टीटीज का सिस्टम अगर समझते हैं तो आप रेलवे में बिल्कुल। बड़े आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। तो एक तो वो हमें बचपन से रेल में चलना आ गया था, पहला। दूसरा, तब हमारे पास एक किताब थी, कलकत्ते से छपती ही थी, अब तो नहीं छपती शायद, या छपती होगी तो, उसका नाम था ट्रेन भ्रमण संगीत। नो 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 नो, ट्रेन। वो तो टाइम टेबल था ना। एक टूरिज्म की किताब है जिसका नाम है भ्रमण संगी, मूलतः बंगला जी। पुस्तक है, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन भी छपता है। तो एक बार हाँ मुझे बिल्कुल। बनारस में मिल गई थी। उसमें हिंदुस्तान का एक एक टूरिस्ट स्पॉट, या जो, मान लीजिए आप बनारस पढ़ रहे हैं तो बनारस के बगल में अगर एक छोटा सा भी मंदिर है ना 30 किलोमीटर दूर, तो उसका भी जिक्र है। बिल्कुल। छोटी सी जगह का भी जिक्र है उसमें। तो वो किताब हमें मिल गई था, हमारे लिए तो वो गीता रामायण हो गई किताब। मैं तो दिन रात उसी को पढ़ता था। तो उससे हमने पढ़ा, एक जगह है आपके बिहार में, उन दिनों तो बिहार था, अब झारखंड है, सिमुलतला। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सिमुलतला अभी भी बिहार में है ना, अब झारखंड में है। हाँ। नहीं नहीं सर, मैं जाता रहता हूँ सिमुलतला में। बिहार सरकार का सैनिक स्कूल है, आवासीय विद्यालय। और बिहार का जब रिजल्ट आता है ना, तो टॉप 10 के कम से कम टॉप 10 में 7 लड़के सिमुलतला सैनिक स्कूल के रहते हैं। और वो बहुत प्रसिद्ध जगह है। मैं और भी चीजें उसके बारे में बताऊंगा जब आप इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। खैर, तो सर सिमुलतला के बारे में इतना, मतलब उसको ऐसा जबरदस्त वर्णन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने में कलकत्ता का जो पूरा का पूरा भद्रलोक है वो छुट्टी मनाने सिमुलतला आता था। पूरा कलकत्ता का भद्रलोक, बंगाल का, और बंगाल के बड़े जमींदारों, जो राजा महाराजा लोगों के जो है वहां पे घर बने हुए, हवेलियां बनी हुई हैं। तो हमें बड़ा कौतूहल हुआ साहब। तो साहब मैं और मेरी पत्नी ऐसे ही एक दिन बैग उठाया हमने और सिमुलतला पहुंच गए सुबह सुबह।
तो हमारा एक रूटीन है, जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो पहले जाओ और रेलवे के वेटिंग रूम में ही फ्रेश हो लो, नहा धो लो, ये बिल्कुल। रूल है हमारा। सुबह सुबह पहुंच जाओ। तो हम जब स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, क्या जरा अपने उसकी चाबी दीजिए। बोले चाबी तो ये है, पर ये ध्यान रखिएगा ना उसमें बिजली है ना पानी है। मैंने कहा है वो कहाँ है? तो बोले बस समझ लीजिए नहीं है। तो हम, उन्होंने बोला तब, कहते बाहर है। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, बाहर होटल वोटल होंगे, होटल ले लिया जाएगा। जब इतनी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वो भी आज नहीं 100 साल पुराना। तो सब बाहर निकले स्टेशन से, तो वहां पे जंगल। कुछ ना कुछ गुमटी नुमा, कोई हाँ, 10-15 दुकान थी। गुमटी दुकान नहीं थी, कुछ गुमटी खोखे थी, पड़े। हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा ये कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है भाई, सिमुलतला? तो हमने पूछा भैया यहाँ रुकने के लिए कोई होटल वोटल मिलेगा? तो वो कहे होटल नहीं है, यहाँ एक सामने धर्मशाला है, वहां चले जाइए। बिल्कुल। तो हम धर्मशाला में पहुंचे, होटल था ही नहीं वहां कोई। नहीं है सर, वहां आज भी नहीं है। अच्छा आज भी नहीं है। हाँ। उसके आगे बताऊंगा मैं आपको, उसके आगे बड़ा हाँ। मजेदार किस्सा। तो उन्होंने बोला जी धर्मशाला है। जब धर्मशाला में पहुंचे तो बहुत देर खटखटाते रहे, तो एक आदमी आया। तो मैंने पूछा उससे कमरा मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। तो हम बड़े खुश हुए साहब। तो उसने कमरा खोला तो एकदम निपट नंगा कमरा, नंगा। हमने पूछा ये कैसा कमरा है? बोले यहाँ ऐसे ही मिलता है। तो मैंने पूछा आदमी कहाँ रहेगा, सोएगा? बोले वो सामने जाइए, वहां टेंट हाउस है, वहां से गद्दा, तकिया, तख्त, बाल्टी और लोटा किराए पर लाइए। बाल्टी और लोटा। मैंने बाल्टी लोटा का है? बोले वो सामने कुआं है, उससे पानी खींचिए और फ्रेश होइए, नहाइए धोइए। तो हमने कहा कि अपने बस का नहीं है। तो हमने कहा तुम अपना लोटा बाल्टी दो। हमने लोटा बाल्टी लिया, वहीं फ्रेश फ्रेश हुए। बाहर आए तो एक गुमटी पे चाय पिए। तो हमने पूछा भैया ये कहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, हाई है, वो है, किताब में पढ़े थे। तो लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ से आप 1 किलोमीटर जंगल शुरू हो जाएगा, जंगल से आगे जाएंगे तो वहां पे गांधी जी किसी जमाने में आए थे, तो गांधी आश्रम में वहां चले जाइए। वो जाए कैसे, 5 किलोमीटर दूर है, जंगल में भी। तो वो बोले कि यहाँ साइकिल किराए पे मिलती है। तो सर हमने बैग रख दिया एक दुकान में, और पति पत्नी हम दोनों ने एक साइकिल ले ली किराए पे। हम लोग सर साइकिल चलाना शुरू किए। तो पूरे सिमुलतला में 100-100 साल पुराने खंडहर, खंडहर नुमा बिल्कुल। हवेली। कुछ एक आध ठो ठीक लग रहे थे। तो पूछा, हमने पूछा ये क्या है? बोला ये फलाने जमींदार थे 100 साल पहले। वो देवदास फिल्म में नहीं दिखाए थे, वो शाहरुख खान का परिवार टाइप, उस टाइप के परिवारों की हवेलियां। तो मैंने पूछा ये, बोला ये बंद रहती है, खंडहर हो गया है, जंगल उग गया है, कहीं के एक चौकीदार भी रहता है। मैंने इनके में मालिकान। बोला नहीं अब नहीं आते, पहले आया करते थे किसी जमाने में। तो साहब हम लोग साइकिल चलाते हुए 5 किलोमीटर दूर, एक बीच में छोटे छोटे नाले नदी पड़े, उसको क्रॉस करते हुए एक गांव पड़ा, वहां पे एक हाट लगी हुई थी, उसपे दुनिया भर का मछली और हईकुल बिक रहा था भूंज के। तो हम लोग करते, अमरूद बिक रहा था, अमरूद खाए। फिर 5 किलोमीटर दूर वहां पहुंचे गांधी आश्रम में, जहां गांधी जी आए थे। वो भी एकदम उजाड़ खंडहर, बिल्कुल खंडहर। वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। गांधी आश्रम में स्टाफ मिल गया होगा उस दिन, यही बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो वहां कुछ स्टाफ नहीं भी मिला, नहीं रहता। नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं मिला। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोला आज 10 साल बाद कोई आया है यहाँ पे, किसी एक किसान था वहां बगल। तो हमारी पत्नी ने बोला चलो वापस चलो। वापस आए तो वो हाट, मैंने कहा ना हाट लगी हुई थी, और उसके बगल में एक पहाड़ी नाला था। तो मैंने देखा कि हाँ। वहां पे गांव की महिलाएं पुरुष सब उस फ्रेश वाटर स्ट्रीम था, हाँ। उसमें नहा रहे हैं। तो हमने कहा चलो ऐसी तैसी कराए, साइकिल हमने भी, हम भी नदी में कूद के सर, मैं और मेरी पत्नी 1 घंटा जो है उसी में नहाए हम लोग बढ़िया से। फिर उस हाट में आए, हाट लगी हुई थी, वीकली हाट। हाँ। हाँ। वहां पे अलग अलग वहां की लोकल
डिशेस थी, छोटी छोटी मिठाइयाँ थी, कुछ समोसा टाइप एक डिश थी, कुछ मकुनी टाइप थी, बहुत सारी चीजें थी, मतलब जो गांव के मेले में होती हैं। हाँ सर वो सब खाए पिए तब तक 2-2:30 बज गया, तो भोजन तो हो गया मेले में। हाँ। तब मेरी पत्नी बोली कि ऐसा है पतिदेव, बहुत हुआ टूरिज्म, बहुत अच्छा है, सिमुल तालाब लौट चलो। सर हम लोग आए तो 2 बजे 2:30 बजे एक ट्रेन मिल गई हमें बनारस के लिए, तो सर हमने ट्रेन पकड़ी और लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये था हमारा सिमुलतला टूर। तो सिमुलतला ये से जस्ट, मतलब हमारी, क्या सर? ये थी हमारी घुमक्कड़ी। अच्छा अच्छा, सिमुलतला की बात करूं, सिमुलतला में आज के डेट में आप जाएं, बिहार सरकार हर साल वहां पर प्रोग्राम करने की कोशिश करती है, हर साल वहां पे 4 तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इन रियलिटी सिमुलतला अगर किसी को जाना भी है, तो जाना नहीं है। मैं बड़ा कभी कभी चिढ़ाने के लिए बोल देता हूं, मेरा अंदाज यही है कि एक पंजाबी कहावत है कि जिन्होंने लाहौर ना वेख्या कुछ ना वेख्या, कुछ इस टाइप से है। तो मेरा कहना है कि जिसने पटना नहीं देखा अच्छा किया नहीं देखा। ठीक है, तो जब पटना ही नहीं देखना चाहिए तो फिर सिमुलतला क्या देखे वाली सीन थी। लेकिन वहां मैं फंसा हूं, आपको उसके जस्ट बाद एक छोटा सा हॉल्ट है घोड़ासान। सिमुलतला तो फिर भी टाउन है। टाउन क्या है, मतलब आज के डेट में थोड़ा रहने लायक है। वहां कुछ नहीं है सिमुलतला के आसपास में। और जस्ट उसके बाद आप लोग इधर आए, उससे कहीं बेहतर था कि थोड़ा सा आगे आप चले जाते हैं तो जो झारखंड में देवघर नगर है, देवघर मंदिर के अलावा भी घूमने लायक नगर है। मंदिर के अलावा भी वो बढ़िया है। उसके आगे फिर दुमका है, तारापीठ वगैरह। चूंकि भारत में, मैं अपने अगले सवाल पे आता हूं कि भारत में घुमक्कड़ी का एक बहुत बड़ा योगदान, मैं घुमक्कड़ी का नहीं कहूंगा, मैं पर्यटन का ही कहूंगा, धार्मिक तीर्थ स्थलों का भी है। सच कहें तो भारत में लोग जितना धर्म के नाम पे घूम रहे हैं, उतना किसी और कारण से नहीं घूम रहे हैं। सो अभी जैसे सरकारें बार बार कोशिश कर रही हैं, अलग अलग सरकारें हैं, यहाँ मैं भी कर्नाटक में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की सरकार के बारे में 10 तरह की चीजें आ रही हैं। बाजू के स्टेट में जब से चंद्रबाबू नायडू आए हैं, उन्होंने अलग अलग कॉरिडोर की घोषणा की है। मोदी जी लगातार घोषणा करते रहते हैं। तो आप एक पर्यटक के नाते, सिंस आपको अलग अलग लोगों से मिलने का अनुभव होता रहता है जब आदमी एक पर्यटक रहता है, तो आपको क्या लगता है कि ये कॉरिडोर कितने सक्सेसफुल रहेंगे? क्या आम आदमी भारत में घूमना चालू करेगा अगर इन पर्यटक का भी? 1990 में जी जगमोहन, जब 1990 में पलायन हुआ है जिस साल कश्मीरी हाँ, हिंदुओं का, उससे पहले जगमोहन बिकेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। कश्मीर। सर उस वक्त जम्मू शहर की और वैष्णो देवी उस पूरे ट्रस्ट की और रास्ते की इतनी दुर्दशा थी, इतनी दुर्व्यवस्था थी कि आप सोच नहीं सकते। तो जगमोहन की एक बड़ी अचीवमेंट, हालांकि वो कश्मीरी हिंदुओं को तो नहीं बचा सके, पर जब तक वो रहे 2-2.5 साल, उन्होंने जो वैष्णो देवी मंदिर था ना, उसका ट्रस्ट बनाया और उस पूरे रास्ते को पहली बार उन्होंने डेवलप किया। और बिल्कुल। पहली बार ड्रिंकिंग वाटर जैसी बेसिक कम्युनिटीज, ये वहां पे पीने का पानी नहीं मिलता था। तो ये तो है 1990 की बात। तो सर यही कमोबेश यही दशा हमारे हर तीर्थ स्थल की थी, हर तीर्थ स्थल की। बाबा के आने से पहले, बाबा जी, के आने से पहले कुंभ का आयोजन, हे भगवान, वो लोग 2000 बताते हैं कि साक्षात नर्क होता था। वो 2012 वाला कुंभ तो जो आजम खान ने आयोजित करवाया था, उसके बारे हाँ में तो हम सब जानते हैं कि वो क्या नर्क था, क्या नहीं था। वो जितना बोला जाए, बहुत दफा मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता था, मैंने पहले भी शायद जब आज लिखा था तो लिखा था, लेकिन कभी कभी आदमी की मजबूरियां होती हैं कि वो नहीं चाहते हुए बोलेगा। मैं बहुत जगह गया हूं सर, आपको पता है कि मैं भोपाल में रहा हूं, इंदौर, उज्जैन पास में हमारे यहाँ धार्मिक नगरी है। मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछे कि आपको कहाँ जाकर के लगा, मैं बहुत ज्यादा धर्म में नहीं मानता हूं, मतलब मैं धार्मिक हूं लेकिन वो पूजा पाठ वाला बाबा वाला धार्मिक नहीं हूं। लेकिन नासिक जाकर के मुझे लगा कि सही में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, त्र्यंबकेश्वर में। बट मैं 2012 वाले कुंभ के समय इलाहाबाद में था,
कुछ समय के लिए आया था, मैं किसी काम से कोई मैं कुंभ नहीं नहाने आया था, लेकिन मैंने उससे बुरी दुर्गति किसी दूसरे शहर की नहीं देखी है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने पूरा यूपी घूम रखा है, मैं अक्सर लोगों को चिढ़ाता रहता हूं, लेकिन उस वक्त जो इलाहाबाद की स्थिति थी, खैर इलाहाबाद बार बार बोल रहा हूं, लोग बुरा भी मान जाएंगे, तो प्रयागराज की जो स्थिति थी, लिटरली नर्क जिसको कहते हैं, तो नर्क उस दिन प्रयागराज में ही था। वो कुंभ अमृत का त्योहार होता है, लेकिन वो अमृत तो नहीं था वहां पर। बेहद निराशाजनक स्थिति। जी बोला। परंतु जब योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने जो सर कुंभ कराया ना, उस कुंभ में मैं स्वयं गया था सर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारी कार जो है 3 किलोमीटर कुंभ के एरिया में जो रोड्स बने हुए थे, कुंभ के अंदर रोड होता है, मैंने वो वीडियो देखा है। आपने देखा, एक टॉफी का छिलका तक नहीं था पूरे 3 किलोमीटर के एरिया में। बिल्कुल, इसे बिल्कुल। कहते हैं आयोजन। तो सर मैंने कहा कुंभ ना, जो बहुत बड़ा, बोलिए ना, पहले आप बोलिए। मैं लेट मी फिनिश। तो आप कह रहे थे ना कि कॉरिडोर्स का क्या फायदा होगा। सर कॉरिडोर्स ने कम से कम हमें ये तो सिखाया कि नहीं, हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहां पर भी साफ सफाई, वहां पर भी बेसिक कम्युनिटीज, वहां पर भी अच्छे होटल, वहां पर भी टॉयलेट्स, सफाई है, हाइजीन, देखने लायक, कोई आदमी आगे एकदम घिना न जाए, साफ सुथरी दुकानें। तो सर मोदी जी ने जो ये जो शुरू किया, वाराणसी से जो शुरू किया, हाँ बिल्कुल, उसके बाद अयोध्या जी का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जितने भी हमारे बड़े पुराने तीर्थ स्थल हैं सबका डेवलपमेंट हुआ। सर आप बताइए, 4 धाम आप पहुंच ही नहीं सकते थे, सड़कें ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं, है ना। आज मैं पिछले साल में गया था बद्रीनाथ। सर पूरा बद्रीनाथ खोद रखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि सर बहुत युद्ध स्तर पे, बहुत बृहद स्तर पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और अगले साल जब आप आएंगे तो आप बद्रीनाथ को पहचान नहीं पाएंगे, इतना शानदार डेवलपमेंट हो रहा है। तो सर देखिए, पर्यटक, अच्छा कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं कि हमारे तीर्थ स्थलों को आप पर्यटक स्थल मत बनाइए, हैं, पर्यटन नहीं है ये, टूरिज्म नहीं है ये, तीर्थ है। अरे मैंने कहा भैया तीर्थ है, पर वहां पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एक कायदे का होटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, लूट नहीं होनी चाहिए, है, सुलभ शौचालय होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सड़कों पर तो नालियां बजबजाती नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल आपकी बात से। खैर इसमें एक और पॉइंट जोड़ूंगा अगले सवाल से पहले, कि मेरा एक मित्र है जो इस समय यूपी पीसीएस अधिकारी है और वहीं इलाहाबाद में पोस्टेड है। तो कुंभ तो बहुत बड़ा आयोजन है, जनवरी फरवरी में शायद पौष या माघी मेला लगता है वहां पर। तो उसको मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी जाती है, जैसे कुछ लोगों को पदोन्नत करके दी जाती है। उस समय उसने मुझे वीडियोस दिखाए या और भी चीजें दिखाई। मैं अक्सर इलाहाबाद जाता रहता था, प्रयागराज जाता रहता था, और वैसा साफ सुथरा शहर कभी नहीं देखा था जो अभी ये हाल में, जो अभी जनवरी फरवरी बीता है उसमें माघी मेला में वो मजिस्ट्रेट था। तो ये हुआ। खैर मैं एक और पॉइंट पे आता हूं, आपने सड़कों की बात की। अच्छा, मैं भी आपके तरह तो नहीं, लेकिन बाइकिंग का थोड़ा बहुत शौकीन मैं भी हूँ। कुछ खास जो टूर्स होते हैं इंडिया में वो मैंने भी किए हैं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि एक टूर होता है जिसको ईसीआर कहते हैं, हावड़ा से चेन्नई या भारत के लास्ट तक लोग रामेश्वरम तक जाते हैं। तो ये मेरा ट्रिप बाकी रह गया है। लेकिन मैं अपने पहले टूर की बात करता हूं कि मैं लद्दाख जा रहा था। दिस इज बिफोर 2011-12 कॉलेज के समय में, और जो सड़कें थी वो नरक के समान थी। मतलब नरक क्या, उधर से डेवलपमेंट ही नहीं था कुछ भी। मुझे याद है कि हम लोगों ने किराए पर एक बाइक ली थी और एक जगह छोटा नाला बह रहा था, उस नाले को 4-5 लड़के उठा करके रख रहे थे, या पीछे से जो आते थे वो आपकी हेल्प करते थे। अगर आप 2 लोग हैं तो फिर आप उनकी हेल्प करो कि वो बाइक उठा करके ले जानी पड़े। तो क्या आपको लगता है कि देश में, मैं जो घटना बता रहा हूं तकरीबन 10-12 साल से ऊपर हो गए इस घटना को, आप लगातार बाइकिंग करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि आप कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। तो सड़कें जो बनी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तो आपने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं, आज से 5 साल पुरानी बात है। मैं
मैंने अपनी बुलेट उठाई और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया इस बार चाहे धरती इधर से, मैं इस बार स्पीति और लेह लद्दाख जरूर करूंगा। तो मेरा बेटा 1 साल पहले होके आया था लेह लद्दाख, तो वो मुझे बोले, रे पागल हो गए आप, दिमाग खराब है आपका, इस उम्र में आप जाएंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे, ये वो, मतलब उसने मुझे इतना डराया, मतलब ही ऑलमोस्ट कैंसल्ड माय ट्रिप। मैंने कहा चाहे चाहे हमारा जो है वहीं पे समाधि बनानी पड़े भैया, मैं जाऊंगा जरूर। अब इन सबों ने सब मुझे इतना डराया, तो मैं लगा पैकिंग करने। और सर मैंने पूरा सैडल बैग भरा, गर्म कपड़े, ये कपड़े, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो सब शिमला, चंडीगढ़ शिमला होते हुए, नारकंडा, नाको, ताबो, काजा होते हुए मैं आया। मनाली से पहले वो जो पड़ता, मनाली नहीं आया था क्योंकि वहां से मैं सीधा फिर ले चला गया था। तो सर काजा से 20 किलोमीटर आगे तक शानदार रोड, मतलब राइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू काजा, और काजा से Obviously. भी 20 किलोमीटर आगे शानदार आर्मी की मेंटेन रोड, जिसपे रोज सुबह झाड़ू लगता है, मतलब जो अरे बजरी होती है ना वो भी नहीं, क्योंकि उस एरिया में बजरी बहुत है तो स्लिप कर जाती हैं गाड़ियां। बाकायदा झाड़ू लग रहा था रोड पे, आर्मी मेंटेन रोड, बीआरओ। खैर तब उसके बाद 80 किलोमीटर जो है ना, क्या गजब ऑफ रोड है सर उस स्पीति वाला। और उस पे कम से कम 50 वाटर क्रॉसिंग्स। और तब Obviously. बाइक चलाने का तो मजा वाटर क्रॉसिंग्स ही है। और लेह लद्दाख की रूट की वाटर क्रॉसिंग्स तो कुख्यात थी, अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी पुरानी। अभी भी अब तो सुनता हूँ, नहीं है, मैं गया नहीं हूँ बहुत दिनों से। ना मेरा अनुभव सुनिए। और 1 साल पहले मेरा बेटा हो के आया था, उसने बड़ी भयावह कहानियां उन वाटर क्रॉसिंग की सुनाई थी मुझे। तो साहब मैं खैर मनाली वाले हाईवे पे पहुंचा, तो मनाली वाला हाईवे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। उसके बाद मैं क्वारिंग नाम का एक गांव था, वहां रात को रुक गया। अगले दिन सुबह मैंने उठाई बाइक और आधा, मतलब ऑलमोस्ट ले से 70 किलोमीटर पहले पहुंच गया, और नॉट इवन ए सिंगल वाटर क्रॉसिंग। तो मैंने कहा दानू तो कह रहा था 50 वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी, और वही कि 5 लोग उठा के बाइक पार कराते हैं। वो साला यहाँ राजपथ बना है, राजपथ। उस पहाड़ पे मेरी बाइक 80-90 चल रही थी। मैंने कहा दानू कह रहा था बहुत खराब सड़क है, आप कह रहे हैं। मैंने खुद वीडियोस देखी थी, तो पता लगा कि खराब थी। गडकरी साहब ने सिर्फ 6 महीने में सारी वाटर क्रॉसिंग्स पे पाइप डाल के रोड बना दिया। बिल्कुल। 50 वाटर क्रॉसिंग थी। हाँ वो आज की मैं बताऊं, एक करीब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो बन रहा है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज राजपथ है, राजपथ, राइट अप टू तुरतुक। ले से 200 किलोमीटर आगे तुरतुक, उधर वो दौलत बेग ओल्डी, पूरा पेंगोंग लेक, राजपथ, शानदार सड़कें पूरे लेह लद्दाख में। उसका कारण है, पहले हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लेह में रोड नहीं बनानी, कि बिल्कुल। कल को अगर हमला हुआ तो चाइना की गाड़ियां सीधे दिल्ली आ जाएंगी। पर फिर वो मोदी जी ने कहा कि अरे वो दिल्ली नहीं आई, हम बीजिंग जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल। पूरा, मतलब सियाचिन बेस कैंप तक सड़क। इसलिए अब तो सर पूरा लेह लद्दाख जो है ना, शानदार सड़कें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब ना अपने अगले टॉपिक पे आता हूं। मैं अक्सर आपको देखता हूं कि आप ऑफ बीट जगहों पे जाते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेरा भी शगल है कि मैं भी ना, मैं प्रॉपर अब मनाली नहीं जाना चाहता हूं। एटलीस्ट अब तो नहीं ही जाना चाहता हूं कि मनाली जाऊं, मैं मसूरी जाऊं। जो इनसे जुड़ी हुई जगह है, आसपास में जो खूबसूरत जगह हैं, इन जगहों पर जाया जाए। तो ऑफ बीट जगहों का अपना मजा बताएं, अगर अगर क्योंकि आपको मैं देखता हूं, आप मनाली से कुछ थोड़ी दूर के गांव में काफी वक्त गुजारते हैं, शायद ब्रान नाम है उस गांव का। जी जी तो जी। इस तरह के ऑफ बीट जगहों का मजा बताएं घूमने का, और कुछ अगर अनुभव हो कुछ खास, तो वो भी जरूर सुनाए सर दर्शकों को।
मैं आपको बताऊं, मैंने मनाली में वो हाल देखा है कि 20-20 किलोमीटर लंबा जाम। बिल्कुल। और अच्छा, जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां फूड की क्वालिटी उस जगह की गिर जाती है, जैसे आजकल बनारस की गिर गई है। मैं बनारस को मानता हूं कि स्ट्रीट फूड का स्वर्ग है, पर बिल्कुल। जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से सर इतना भयंकर भीड़ हो रही है कि दुकानदारों ने फूड की क्वालिटी एकदम रद्दी कूड़ा कर दी। सर ये मनाली इस मामले में कुख्यात है, या हर भीड़ वाला शहर बिल्कुल। जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ आएगी वहां सारी सर्विसेज, होटलों का बुरा हाल, खाने का बुरा हाल, ट्रैफिक का बुरा हाल। अच्छा, ये तो है मनाली। अब सर मनाली से कुछ 100 किलोमीटर पहले, 80 किलोमीटर साइड में एक गांव है जंजैली। हाँ। सर अगर आप जंजैली देख लेंगे ना तो आप शिमला, मनाली, गुलमर्ग, पहलगाम, जैसे रानी के आगे दासी होती है ना, ये सब जगह है जंजैली की दासी भी नहीं है। जंजैली इतनी खूबसूरत वैली है और इतना बिल्कुल। बिल्कुल। खूबसूरत गांव है। वहां पे 15-20 होटल भी हैं, होम स्टे भी हैं। सर मैं और मेरी पत्नी 1 महीना जंजैली रहे थे, एंड वी वर द ओनली टूरिस्ट देयर। हाँ, जबकि मई जून में मनाली में 20 किलोमीटर का जाम लग रहा था। मैं मान सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि कभी ये जो कभी लोग ना, हम्म कभी कभी लोग जो है वो एक्चुअल सुंदरता नहीं, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में सेल्फी कल्चर के वजह से ना लोग एक्चुअल जगहों पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। खैर मैं थोड़ा सा इसको, और क्योंकि वक्त निकलता जा रहा तो मैं और लंबे दूसरे मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे ऑब्वियसली माउंटेन्स जाना सभी को काफी पसंद रहता है, लोग हिमालय जा रहे हैं, लेकिन मेरा अभी कहना ना, मैं भारत का जो घूमने का मेरा अनुभव है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत अछूता है, काफी लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, बहुत जानकारी नहीं है। सो सर, आपका अगर कभी नॉर्थ ईस्ट का कोई अनुभव रहा हो तो वो बताएं, आप तो घूमते रहे। मैं आपको सही बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में 2 बार गया हूं। जी। मेरा अनुभव तो खैर अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल। पर पर असम, वो जो कहते हैं ना, केरल के लिए जो कहा जाता है कि लैंड ऑफ गॉड है ना, कहा गॉड। जाता है ना, असम इज इक्वली ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली। अच्छा, असम में कनेक्टिविटी भी अच्छी है, पर बिल्कुल। बाकी बाकी जो 4 स्टेट्स है, अच्छा सिक्किम इज वंडरफुल। सिक्किम तो खैर स्वर्ग है। उसके बाद सर बाकी स्टेट्स में कनेक्टिविटी एक इशू है, बिल्कुल। मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता मेरा अनुभव मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि मैं एक बाइक रैली में गया करीब 15 दिनों की, जो मैं पूरा 7-8 स्टेट जो है घूमता हुआ रहा, अच्छा खासा दिन गुजारा मैंने वहां से। बिहार में एक जगह है किशनगंज, किशनगंज से होते हुए वो रैली जा रही थी, मैंने वहां से वो बाइक रैली पकड़ी थी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं लगभग लगभग सब कुछ खा लेता हूं। ठीक है। तो शायद मैं सरवाइव कर गया। जो लोग हरियाणा से आए थे या खास करके पश्चिमी यूपी का कुछ बेल्ट है जो बहुत कुछ नहीं खा पाता है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें आई। तो वहां शायद कुछ और जरूरत है कि चीजें बढ़ाई जाए, कुछ कनेक्टिविटी में भी इशू है, लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं वहां पे बहुत ज्यादा, और सिक्योरिटी कंसर्न्स तो खैर अब बहुत ज्यादा नहीं रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर आपको दिक्कतें आती हैं। मैं एक बड़ा छोटे से जगह का नाम लूंगा। त्रिपुरा में एक जगह है तुरा, बहुत छोटी सी जगह है तुरा, पूरी तरह जी। से बंगाली कल्चर है वहां पर। और तुरा इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तुरा तक पहुंचने में अगर आप प्रॉपर ग्रुप के साथ नहीं है, आप ढंग की गाड़ियों से नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बीच सड़क पर लूट लिया जाए। तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है, या सड़कों की भी दिक्कत है। लेकिन खैर सर, फिलहाल मैं दक्षिण भारत में बैठा हुआ हूँ। ठीक। और दक्षिण भारत में हमारे यहाँ के जो लोग आते हैं उनको एक शिकायत जरूर रहती है, एक्चुअली एक नहीं 2 शिकायत रहती है ज्यादातर जगहों पर, पर्यटक स्थलों पर भी, कि लैंग्वेज का दिक्कत आता है उनको, और दूसरा दिक्कत जो आती है कि वो फूड उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है।
सो आप अपना अनुभव बताएं, आप तो काफी घूमते रहे इस तरफ भी। मैंने शायद आपने पुरानी फोटोज कुछ डाली थी, या शायद कोई जब आप खिलाड़ी थे उस दौरान भी यहाँ आते रहे, तो मैं चाहूंगा कि उस समय की बातें बताएं। आज तो फिर भी बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस है, सब कुछ मिल जाता है। शुरुआती दौर में कैसा माहौल था इधर आने का? देखिए साहब, मेरा बचपन, बहुत बचपन में, जब मैं 5 साल का था तो मेरी शिक्षा आरंभ हुई थी सिकंदराबाद के बगल में एक जगह थी त्रिमलगिरी। तो बिल्कुल। त्रिमलगिरी में एक केंद्रीय विद्यालय था, वहां से मैंने सर कक्षा 1 का एडमिशन मेरा त्रिमलगिरी का था। कक्षा 1 मैंने त्रिमलगिरी से पास किया था, तो सिकंदराबाद से मेरा तब का कनेक्शन है। मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए फूड वॉज नेवर अ बैरियर, नेवर। क्योंकि हम लोग खिलाड़ी जीवन में, और तब तक तो हम लोग घोर नहीं घनघोर मांसाहारी थे। तो और दूसरी बात है कि फादर चूंकि हमारे आर्मी में थे, जी। तो हम जीवन भर पले कैंटोनमेंट्स में। तो कैंटोनमेंट में हमारी कोई आंटी तमिलनाडु, बगल पड़ोस में कोई आंटी तमिलनाडु की है, कोई केरल की है, कोई सिक्किम की है, मतलब एक तरह से मिनी इंडिया होता था। अच्छा, बिल्कुल। हर 2 साल में पोस्टिंग हो जाती थी, तो कभी कभी गैंगटॉक चले गए, तो कभी वहां चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तो कभी धुर केरल चले गए हैं, कभी असम चले गए। तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान घूमते रहे। तो फूड, आई वॉज अ फूडी, आई एम एंड आई कैन ईट एनी फूड। अच्छा, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है किसी जमाने में रहा हो, पर अब तो जब से सर गूगल आ गया है और अब यूट्यूब आ गया है, तो आप बेसिक 20 सेंटेंस तो आप गूगल से सीख के भी आप सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और ये मानना पड़ेगा सर कि टूरिज्म के मामले में हिंदुस्तान पूरा, मैं सिर्फ साउथ साउथ तो खैर साउथ नहीं, मुझे तो सर हिंदुस्तान में एक भी ऐसा स्टेट नहीं मिला जो कि टूरिज्म की खान न हो। हे भगवान, बिल्कुल। हिंदुस्तान में टूरिज्म का जितना मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जो पोटेंशियल है, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट स्पॉट्स अगर आप मिला देंगे तो हिंदुस्तान वो को फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने किताब का नाम बताया ना, भारत दर्शन, सो अब भ्रमण भी संगी, शायद मेरे घर। भ्रमण संगी, अच्छा, भ्रमण भ्रमण दर्शन। संगी, हाँ, भ्रमण। भ्रमण संगी। अच्छा, भ्रमण संगी। सो मेरे पास वैसे ही एक किताब इंग्लिश में थी, और वो भी मैं बता रहा हूं कैसे थी। 2007-8 के आसपास में ना, मैं पटना रेलवे स्टेशन पे था किसी काम से, और एक बेचारा विदेशी टहल रहा था, उसका किसी ने पर्स चोरी कर लिया था। ये बहुत कॉमन है हम लोगों के यहाँ, इसलिए कोई आता भी नहीं है। ठीक है, और उसके पर्स में उसका पासपोर्ट था। तो मैंने उसकी बड़ी मतलब रुक करके मदद की कि मतलब एटलीस्ट एफआईआर लिखवा दो, क्योंकि आप जानते हैं बिहार पुलिस, उसमें से भी जीआरपी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की। सो मैंने उसकी करीब आधे 1 घंटे रुक करके उसकी अंग्रेजी समझ करके हिंदी में ट्रांसलेट कराया। इस बीच जो पुलिस वाले ऐसे थे कि उन्होंने उसका सामान चेक किया, फिर कि तुम देखो कहीं तुम पासपोर्ट इसमें तो नहीं ना रख दिए हो। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई एक आदमी कह रहा है कि किसी ने मेरा पर्स मार लिया, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि पहले तुम सामान चेक करो। खैर, तो वो मैंने उसकी बुक देखी, और मैं उस बुक को पलटने लग गया कुछ देर, जब तक ये लोग लिख रहे थे। तो उसने कहा कि डू यू लाइक इट? तो मैंने कहा यस आई लाइक इट, और वो बुक उसने मुझे दे दी। वो रहने वाला था कनाडा का, और यहाँ घूमने आया था बुद्धिस्ट सर्किट, तो उसने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो वो मेरे पास एक किताब थी। तो उसी तरह से जैसे आप छोटी छोटी जगहों के बारे में बोल रहे थे, तो उस तरह से मैंने बहुत सारी जगह देखी। और अब ये मैं छोटी जगहों की बात क्यों कर रहा हूं, ये बताता हूं सर। मैं एकदम अपने स्टेट पे आता हूं। आप एकदम हम लोगों के पड़ोसी हैं, मतलब शायद बॉर्डर से लगता हुआ जिला है, शायद क्या लगता हुआ जिला है। और आपने कहा कि जब आप सिमुलतला घूम पाए, बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो एकदम अछूते हैं। खास करके हम लोगों के यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, तो उसमें जाएंगे तो आप, मैं कभी कभी फोटोज भी डालता रहता हूँ। वहां पर कैमूर में एक बहुत खूबसूरत डैम है, दुर्गावती जलाशय प्रोजेक्ट कहलाता है। तेलचट या पता नहीं क्या जगह का उसका नाम है। उसके अलावा वहां पे दुर्गा जी के मंदिर हैं, फॉल्स हैं। जैसे अपने यहाँ मिर्जापुर में, मिर्जापुर को भी कोई नहीं जानता है, हालांकि अब तो मिर्जापुर सीरीज के बाद बहुत लोग जानने लग गए हैं। लेकिन वहां मिर्जापुर में जैसे खूबसूरत डैम है, उसी तरह से बिहार में डैम है।
बिहार में जो पश्चिमी चंपारण है वो बहुत खूबसूरत जगह है, ऑलमोस्ट हिमालय को टच करता हुआ। फिर अगर आप कल्चरली देखें तो मिथिला में या बिहार में कुछ जगह है। बिहार सरकार अपने एंड से कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहूंगा, खास करके बिहार ने राजगीर को बड़ा अच्छा बनाया है। अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है महिलाओं का, या शायद हॉकी एशियाड होने वाला है महिलाओं का, उसमें राजगीर को उन्होंने बहुत खूबसूरत किया है, पहले भी कर रहे थे। बिहार में क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको पर्यटन के लिए, घुमक्करी के लिए? देखिए, अभी तक मेरी अप्रोच, जो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो अप्रोच है ना, वो लोगों को सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता या बिल्डिंग्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाने पे फोकस करती है। पर टूरिज्म का, पर्यटन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो है फूड, बिल्कुल हमारी भोजन संस्कृति। बिल्कुल। और सर, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान जैसी भोजन संस्कृति पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और बिहार तो इसकी बहुत बड़ी खान है। बिहार, बंगाल, उसका कारण है, मैं आपको कारण बताता हूं। सर, मैं गया तो मैंने देखा कि आप चंपारण की बात कर रहे हैं ना, मैं चंपारण रहा और बहुत दिन घूमा, पूरा वो मिथिला वाला पूरा बेल्ट घूमा। जी। सर, इतना स्वादिष्ट भोजन और इतना स्वादिष्ट दूध दही, वो जो दही चिवड़ा है ना सर, वो आप कहीं और का दही खाएं तो आपको लगेगा यार ये क्या कूड़ा खिला दिया। पर वही दही अगर आप सर मिथिलांचल का या चंपारण का दही अगर खा लें, या चंपारण का दूध, चंपारण का छेना, चंपारण का मीठा, चंपारण की सब्जियां, चंपारण के अनाज में जो टेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लौकी हमारे यहाँ की बेचारी सबसे, है ना, हंसी उड़ाते हैं लोग लौकी। हमारे दोस्त हैं पारुल सहगल जी, ये अपनी पत्नी के साथ हमारे साथ गए हुए थे, तो एक हाट से हम निकल रहे थे, तो सर इतना बड़ा घिया था, इतना बड़ा। तो ऐसे ही उनकी पत्नी ने पूछ लिया ये घिया कितने का है, तो उसने कहा 10 रुपए का। तो उसने बोला 10 रुपए किलो? बोले नहीं, 10 रुपए का ही था। तो मैंने कहा 5 किलो है वो? कहती 2 रुपए किलो घिया। अच्छा, वो गाजियाबाद दिल्ली से गई थी, उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ 40 रुपए किलो मिलता है। और सर हमने ना, वो हम जहां जा रहे थे, मैंने कहा ये घिया ले लो, मैं आपको एक स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगा। सर अमृत जैसा स्वाद था उस घिया में। तो मैंने पूछा वहां के लोगों से कि यहाँ का दूध और ये सब इतना टेस्टी क्यों है? कहते ये है बाढ़ का इलाका, यहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो जो बाढ़ आती है ना सर, वो अपने साथ हर साल उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस मिट्टी और उस नदियों के उस पानी का जो स्वाद है ना, वो वहां की अनाज में, वहां की वनस्पतियों में। वो घास, नदी के किनारे जो सैकड़ों किलोमीटर लंबे जो खेत, जिनमें 8 महीने कोई फसल नहीं होती है ना, सिर्फ एक फसल ली जाती है, तो उस मैदान में जो घास गाय भैंस चरती हैं, उनका जो दूध का जो स्वाद है, अब से इस चीज को कोई आदमी क्या समझेगा? तो सर इंडिया में ना, बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिहार का फूड। इसमें तो कहीं नहीं शक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर फूड को सही से डेवलप किया जाए तो बिहार बहुत बड़ा ऑप्शन है। अच्छा, लोग ना पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं बहुत सारी चीजों में। तो जैसे मेरा एक पूर्वाग्रह है, मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूं, कि भारत में सबसे ज्यादा खर्चीला गुजराती टूरिस्ट है। वो बाकायदा ग्रुप में जाता है, हर जगह पैसे देते हुए जाता है। और मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं किसी का बुरा नहीं कहना चाह रहा हूं। और जो बंगाली टूरिस्ट है, उससे आप पैसे निकलवा नहीं सकते हो, ये मेरा निजी अनुभव रहा बहुत दफा। तो घुमक्करी के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से बंगाली कहीं बेहतर है, एकदम फक्कर चल देते हैं मूढ़ी बांध करके। हाँ। मैं एक, हमारे यहाँ पंजाब में तो नहीं, वैसे घुमक्कड़ी के सर्किट में एक कहावत कही जाती है कि
किसी गुजराती को 2000 रुपए दे दो तो वो क्या हाँ। करेगा, पंजाबी को दे दो, यूपी वाले को दे दो, बंगाली को दे दो तो क्या करेगा। तो बोले अगर किसी गुजराती को अगर 2000 रुपए दे दोगे तो वो जाएगा, पिज्जा लेगा, ये लेगा, बर्गर लेगा, कुछ खाने को लेगा, दही बड़े चाट भल्ला लेगा, 2000 रुपए का खाना ले आके या अपनी पत्नी को शाम को रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, 2000 रुपए खर्च देगा। यूपी वाले को दे दोगे तो वो अपनी बीवी को दे देगा, उसकी बीवी जो है 150 रुपए की 8 साड़ी खरीद के अपनी लड़की को, जो कि अभी 6 साल की है, उसके लिए 20 साड़ी खरीद के बक्सा में धर देगी, या ऐसे 15 साल बाद जब लड़की की शादी होगी तो उसके लिए दहेज बनाएगी। पंजाबी जो है वो 2000 रुपए में 1000 रुपए और मिलाएगा और 3000 रुपए की एरो की शर्ट ले आएगा। पर बंगाली को अगर आप 2000 रुपए दे देंगे तो वो सीधा जाएगा हावड़ा स्टेशन, और एक वहां कुंडू एक्सप्रेस चलती है, कुंडू एक्सप्रेस, कुंडू एक्सप्रेस में अपना और अपनी बीवी का 2 टिकट बुक कराएगा, शिमला का, दार्जिलिंग का, इधर का उधर का, और वो 2000 रुपए में शिमला घूम के चला आएगा। तो बंगाली 50 रुपए पर डे पर टूरिज्म करता है, मैंने देखा है। बिल्कुल। बंगाली का जो आम बंगाल, अच्छा सर गुजराती में हो सकता है करोड़पति लोग घूमने आते हों, या मिडिल क्लास भी आता होगा, तो वो कम से कम 1 लाख रुपए का बजट लेके आता होगा जब वो शिमला या मनाली या दार्जिलिंग घूमने जाता होगा। तो बंगाली 2000 रुपए के बजट में भी साल में 4 बार घूमने जाता है। तो बंगाली है घुमक्कड़, गुजराती है टूरिस्ट। बिल्कुल, ये अंतर है। गुजराती, अच्छा सुनिए, गुजराती जाएगा वो उड़ाएगा पैसा, उनकी बीवी जबरदस्त शॉपिंग करेगी। बंगाली जब निकलेगा तो 1 बोरा झालमुड़ी लाई, 1 बोरा बिल्कुल लाई लेके ट्रेन में बैठ जाएगा, 8 दिन का टूर करेगा, लाई फाकेगा, दिन में 1 टाइम माछ भात खाएगा। हर स्टेशन पे बंगाली ढाबा, बंगाली धर्मशाला होती है, 50 रुपए के कमरे में ठहरेगा, बिल्कुल, साल में 6 टूर करेगा। बिल्कुल गुजरात बिल्कुल। में 3 साल में 1 टूर करेगा। इसका मेरा अनुभव जो है बड़ा अच्छा ये है कि आप जितने तीर्थ स्थल हैं हमारे, यूजुअली लोग तीर्थ करने ही जाते हैं, उन सारे तीर्थ स्थलों पर आपको बंगालियों के 10 दुकानें जरूर दिख जाएंगे, और वो जानते हैं कि हमारी दुकानें कहाँ हैं और वहां सस्ता खाना मिलता है। तो अब तो खैर थोड़े पैसे रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास भी थोड़ी दिक्कतें रहती थी, आदतें वैसी ही थी, तो मैं ढूंढता था, जैसे मैंने बंगालियों की गली जो है बनारस में ढूंढी कि अच्छा यहाँ सबसे सस्ता खाना मिलता है। सिमिलरली और भी कहीं गया, जैसे उज्जैन गया, तो उज्जैन में भी मुझे पता है कि बंगाली होटल कहाँ पे और उसके यहाँ खाना बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये एक मुझे बड़ा फायदा मिला अनुभव का। अच्छा, लगभग पूरे इंडिया को हमने कवर किया, राजस्थान की बात नहीं की। राजस्थान इंडिया में टूरिस्टों के लिए, मैं घुमक्कड़ों के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो राजस्थान के लिए आते हैं, बहुत हद तक आते हैं। तो घुमक्कड़ों के लिए राजस्थान में क्या है, हालांकि मेरे अपने अनुभव भी हैं, लेकिन मैं आपके अनुभव सुनना चाहूंगा, और लोग चाहें कि आप बताएं राजस्थान के बारे में कुछ। फिर इस धरती पे, इस पूरी धरती पे मेरा चूंकि बचपन राजस्थान में बीता है जी, मैं कोटा में मैं रहा हूँ 3 साल बचपन में, बूंदी में मैंने नौकरी की है, और राजस्थान का लगभग हर स्टेशन बचपन में ही घूम लिया था, क्योंकि 3 साल में थे तो हम लोग खिलाड़ी थे, तो स्टेट चैंपियनशिप सारी इधर उधर होती रहती थी। सर मेरा निजी अनुभव है कि राजस्थान जैसा कलरफुल, राजस्थान जैसा रिच कल्चरली, हिस्टोरिकली, राजस्थान जैसा फूड, राजस्थान जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक प्लेसेस, शहर, सर शेखावटी नहीं, पूरे राजस्थान के किसी गांव में भी चले जाइए, ऐसी ऐसी हवेलियां, ऐसे ऐसे मंदिर, ऐसी ऐसी बावड़ियां, ऐसे ऐसे कुएं, ऐसे ऐसे मीनारें, ऐसे ऐसे गेट्स मिलेंगे कि आप देखते रह जाएं कि ये भगवान, इतनी रिच स्थापत्य कला। चलो कहते हैं ना शेखावटी, नहीं था, पूरा राजस्थान ऐसे ऐसे महल, गढ़, किले, मंदिर
और फूड। सर राजस्थान के सबसे गरीब ढाबे में भी अगर आप खा लेंगे तो वो भोजन कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ के जो सबसे महंगे होटल के खाने से बेहतर होगा। मैंने एक वो ये नसीराबाद मेरा वाला आपके, राजस्थान का अनुभव। अच्छा अच्छा, तो राजस्थान इज द रिचेस्ट प्लेस इन इंडिया फॉर ट्रेवलर्स। घुमक्कड़, अच्छा और सबसे बड़ी बात, वहां पे आपको 7 स्टार होटल भी मिलेगा जी और आपको सस्ते से सस्ता रुकने का स्थान भी मिलेगा राजस्थान के हर शहर में। बिल्कुल। राजस्थान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं। जैसे मैंने कहा कि नसीराबाद में वो रात्रि में ब्राह्मण देवता ने मुझे खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना था। एक डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले वो जालौर का हिस्सा था, सांचौर। मैं वहां गया हुआ था, वो मतलब एकदम ही पिछड़ी जगह है, वो अभी भी बहुत लोगों को आइडिया नहीं है। लेकिन आप वहां भी जाएंगे ना तो आपको एक से एक शानदार चीजें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ा दुखी करने को भी चीजें, जैसे जालौर के किले में क्या शाका करते थे ना लोग, शाका करते थे और महिलाएं जौहर करती थी। तो शायद जौहर की तैयारी थी, पर अगर जौहर कर नहीं पाए थे तो वो उसका अपना इतिहास है। वहां पर मैं गया और वहां भी बढ़िया खाना, सब कुछ अच्छा, और वो चीजें लोगों को पता नहीं है। क्योंकि हिस्टोरिकल टूरिज्म भी एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, लोग इतिहास को देखने जाना चाहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं पर्यटन पे जो कि आदमी कवर नहीं कर सकता है एक एपिसोड में। लेकिन हमने अभी तक एक और चीज की बात नहीं की जो अभी मुझे याद आ रहा है, वो है समुद्री तट। मैं बहुत साधारण सा सवाल पूछूंगा कि अगर आप केवल कोई एक बीच पर अभी जाना हो, ये डिसाइडेड है कि मुझे भारत में किसी समुद्री बीच पर जाना है, तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? मैं आपको फ्रैंकली सही बताऊं कि मेरा बीचेस का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैंने जहां भी बीचेस देखी मैं जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे गोवा में हम गए तो जो मेन मेन बीचेस थी, मैं और मेरी पत्नी हम रहे 3-4 दिन। मुझे सही पूछो तो मजा नहीं आया। तो हुआ क्या जी कि था, हमने एक स्कूटी किराए पे ले ली, हमने और हमारी धर्मपत्नी जी ने, और हम एक ऐसी जगह चले गए, पूरे जी। गोवा में हम स्कूटी पे घूमे, तो एक बहुत छोटा सा एक बोर्ड लगा था, तो वहां पे लिखा था कोको बीच, अच्छा और हाँ। एक छोटा सा एरो लगा था। तो हमने पूछा ये कौन सी बीच है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं था, हमने सुना ही नहीं था, किसी ने बोला ही नहीं कि कोको बीच भी है। तो लोगों ने कहा कि हाँ इधर से जाइए, करीब 5 किलोमीटर आगे कच्चा रास्ता है, वहां पे एक बीच है, उसका नाम कोको बीच है। तो तब हम कोको बीच पहुंच गए। तो पूरी, और क्या खूबसूरत, एकदम नीला पानी, एकदम स्वच्छ, दूर दूर तक कोई नहीं, मेरे और मेरी पत्नी के अलावा वहां कोई था ही नहीं। तो आपका ये कैलंग्यूट और ये सब जितनी बीचेस हैं यहाँ, तो हे भगवान, जैसे मैंने जितनी बीचेस देखी, तब एक तो हिंदुस्तान में भीड़ भाड़ जो है ना सर, एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, मुझे गोवा की कोको बीच बहुत पसंद आई थी, या फिर हम लोग सारा दिन पड़े रहे थे, आई थिंक बागा बागा थी, बागा बीच पे। बागा, बागा बीच। पर वहां पे अंग्रेजनियां बहुत थी शायद, इसलिए हमें अच्छी लगी। तो अदरवाइज मुझे तो कोको बीच पसंद आई थी गोवा में। मैं मैं एक अनुभव जोड़ना चाहूंगा अपना। ऐसे तो मैं बीचेस घूमता रहा काफी सारे। अच्छा, मुंबई बहुत भीड़ वाला शहर है, अब कहीं भी जाओ बहुत भीड़ है। करीब 2 साल पहले मैं वसई गया हुआ था। वसई मुंबई से थोड़ा सा बाहर सबर्ब है। अब वसई वाले गाली नहीं देने लगा ना कि नहीं नहीं वसई तो मुंबई में ही है, अंग्रेजों के हिसाब से वो सबर्ब था। वहां पर वसई चौपाटी है, तो मैं शाम को घूमने चला गया। तो जब मैं जा रहा था तो वहां 10-12 लोग थे। फिर थोड़ी देर में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुंबई में एनी टाइम बारिश होती रहती है, मुंबई के आसपास के एरिया में। तो वो सारे लोग लौट गए और मैं एकदम अकेले। मैंने खूबसूरत वीडियो वगैरह सब कुछ बनाया कि वाह, इस पूरे बीच पे मैं अकेले हूं। थोड़ी देर में मैंने नीचे हड्डी देखी एक। अच्छा, मेरी आदत भी कुछ खराब है, मुझे भी इन चीजों से थोड़ा
वो मैं भी अघोरपंथ वाला ही हूं, तो मैंने उस हड्डी को ना उठा करके देखने की कोशिश की। वो किसी मनुष्य का हाथ था। अब वहां से जो मैंने दौड़ लगाई, तो अकेली बीचेस पे जाना बड़ा अच्छा तो लगता है। बाद में फिर मैंने उस जगह के बारे में सर्च किया, तो पता चला कि वहां पर इस तरह की हड्डियां बह करके आती रहती हैं, सिंस वो थोड़ा सा आउटर एरिया है। तो और वो वीडियो बड़ा खूबसूरत सा वीडियो है कि एक पूरे बीच पे सिर्फ एक आदमी है और कोई नहीं। जी सर, बताया जाए। गोवा के लिए मैं गोवा के में मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव मुझे जो चीज लगी वो वहां का सी फूड लगा। और सी फूड आपको मालूम है भाई, बाकी जगहों तो मिलता नहीं है बहुत ज्यादा। हम लोग हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए सी फूड लोग जानते ही नहीं क्या होता है। तो शुरू से मैंने कहा आई वाज मतलब गौमा, मतलब मैं तो आई ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। मैं बिल्कुल। हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो मैं वहाँ का लोकल फूड खाता हूँ। मैं कभी भी आलू का पराठा और मैगी और शाही पनीर नहीं खाता कभी भी। मैं पूछता, दूसरी बात, मैं कभी भी लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, मैं हमेशा पूछता हूँ कि मुझे पंजाबी ढाबा मत बताओ, मुझे शाही पनीर और मलाई कोफ्ता और लच्छा पराठा नहीं खाना है। जिस शहर में मैं आया हूँ, मैंने कहा लोकल लोग कहाँ खाना खाते हैं, टूरिस्ट जहाँ खाते हैं वहां बिल्कुल मत खाओ। लोकल्स कहाँ खाना खाते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप वहां जाओगे। हाँ, तो कहता देख लो। मैंने कहा नहीं, हम तो वही जाएंगे। तो साहब उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक गली है, वहां पे एक आंटी है, उनकी बेटी वो एक ढाबा चलाती है। हमने कहा चलो साहब, हम मैं और मेरी पत्नी वहां चले गए। तो वहां पे 4 बंदे बैठ के दारू पी रहे थे। तो मैंने पूछा आंटी से, आंटी कुछ खाने को है? तो बोली बेटा खाना तो खत्म हो गया। तो मैंने बोला अरे कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। तो मैंने कहा इस पतीले में क्या है? बोला इस पतीले में सब्जी थी पर वो खत्म हो गई है। तो मैंने कहा खोलो पतीला। तो उस पतीले में करीब 3 चम्मच सब्जी थी और बड़ा पतीला था। तो मैंने कहा रोटी बन जाएगी? कहते हाँ रोटी बन जाएगी। तो मैंने कहा एक काम करो, 4 रोटी बनाओ और उस पतीले में पहुंच दो। सर फिर आंटी ने ना अंदर से 1 कटोरी सब्जी और निकाली। उन्होंने कहा ये मैंने अपने लिए बचा रखी थी। सर मैंने उतना टेस्टी खाना नहीं खाया। ये बात है चैल शिमला हम गए थे, हम शिमला से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए इसलिए भाग आए वापस। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हम एक शहर गए, वहां से भाग आए और किसी गांव में घुस गए। तो हम शिमला से भाग के चैल चले गए थे, मैं और मेरी पत्नी। तो हमने कहा यार रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे। ये मेरा नियम है कि मैं कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं खाता टूरिस्ट प्लेस पे। तो मैं वहां घुसता हूं जहां लोकल आदमी खा रहा है, वहां आपको ऑथेंटिक लोकल फूड मिलता है। बिल्कुल। काफी सारी बातें की हमने, एंड सवालों का तो सिलसिला चलता ही रहेगा। अनुभव जिंदगी का दूसरा नाम है। आदमी जब भी कुछ बैठता है तो कुछ ना कुछ नया अनुभव करता है। अगर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो रखे हैं इस रिकॉर्डिंग को, और बड़ा मजा आ रहा था। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं बोलूं कि इसको खत्म किया जाए। अगर आप अनुमति दें तो मैं लंबा और खींचता रहूं, कोई तकलीफ। मैं विनीत भाई एक बात बताऊं, मैंने ना अभी एक नया चैनल शुरू किया और ये मैंने सोच लिया था ये वीडियो में होती। उसका नाम है स्लो जिंदगी। मेरे चैनल का नाम है स्लो जिंदगी। या मैंने ये महसूस किया कि लोग ना भाग दौड़ की जीवन में इतने इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि दे आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। और ऑब्वियसली। उस जर्नी में ना वो इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने सिर पे। तो मैंने कहा यार प्लीज स्लो डाउन। अगर आप 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आप रोड के अलावा कहीं देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार पहले तो गाड़ी रोको, रोको भाई रोको। और मैंने कहा साइड वाली लेन में 20 की स्पीड से चलो तो यू कैन एंजॉय द सीनरी। इसलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है स्लो जिंदगी। और मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि भैया थोड़ा सा धीरे चलो यार, और अगल बगल देखते हुए चलो, जिंदगी को एंजॉय करते हुए चलो। जिस स्पीड से आप दौड़ रहे हो उसमें आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो विनीत भाई इस पे हम रेगुलर बात करेंगे क्योंकि ये सर टॉपिक ऐसा है ना बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं तो इस पे 10 साल बात कर सकता हूं। मैं वही क्योंकि सर, वही।
अगली बार हम सिर्फ फूड पे बात करेंगे। जैसे आज तो बिल्कुल। इट वाज इंट्रोडक्टरी टॉक, नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट ओनली फूड। ऑब्वियसली। भारत में फूड कल्चर क्या है, वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। मैं बस इसको एंड करने से पहले जो आपने बात बोली, मेरे बचपन में एक इंग्लिश कविता थी, वो विलियम हेनरी डेविस या कुछ ऐसे नाम है, उनकी कविता है लीजर। बड़ी खूबसूरत सी कुछ मतलब उसके से 8-10 लाइनों की कविता है, उसके 2-4 लाइन जिंदगी भर याद रहते हैं कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सही जिंदगी क्या है कि हर चीज के लिए केयर करते रहो, अरे रुक करके कब देखोगे, कब ये वक्त आएगा। तो ये जो स्लो टॉकिंग का सिलसिला चालू हुआ है, मैं कहता हूं इसको शुरुआत रखा जाए। आज पहला एपिसोड था इसका, और बाबा जी आपको प्रणाम करूंगा, और मैं बाकी सारे लोगों को कहूंगा कि आप लोग निकलिए घरों से और जाइए, जिंदगी में कुछ तो घूमिए, और फिर हम मिलते हैं अपने अनुभवों के साथ, अपने अपने अनुभवों के साथ। और आप हमें अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, सबसे विदा लेने का वक्त आ गया है। शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय